हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में हैं। आपको याद है कि मैंने अब तक 5 लेक्चर्स पढ़ाए। पहले लेक्चर में मैंने कार्बोकेटायन पढ़ाया था, दूसरे में है ना फ्री रेडिकल्स के बारे में बातचीत की थी। थर्ड और फोर्थ लेक्चर में मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बताया था और फिफ्थ में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन बताया था। तो एल्केन हमारा खत्म हो गया हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। अब जो 6th लेक्चर है इसमें हम एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करेंगे। एल्कीन्स और एल्काइंस जो है वो दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ते हैं, दोनों को साथ साथ मिला जुला के पढ़ लें। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया, जो दोनों लोग देते हैं। तो मैं एक ही बार रिएक्शन पढ़ा के दोनों चीजें बता दूंगा। तो अब हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस शुरू करने जा रहे हैं और उसमें मैं लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 6 तो शुरू में मैं एल्कीन्स को डील करूंगा और जहां जहां एल्काइंस के रिएक्शन कॉमन होंगे उसको भी बता दूंगा मैं। तो पहली चीज है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन्स का प्रिपरेशन जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। एल्कीन्स का प्रिपरेशन हमने बहुत सारे तरीकों से होता है जो हम लोगों ने पहले से ही सीखा हुआ है, जैसे कि वुड्स रिएक्शन से एल्कीन बनते हैं। पहला वुड्स रिएक्शन, तो ये जस्ट में ये सारे रिएक्शंस हमारे पहले से कवर्ड है, इसमें कुछ नया है ना सीखने को नहीं है। जस्ट मैं बात ये बता दे रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन को मैंने इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है, ठीक है। 3 या 4 में पढ़ा है मैंने, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी चैप्टर में अगर आपको वुड्स रिएक्शन डिटेल में समझना हो तो इस चैप्टर का लेक्चर 3 और 4 पढ़िए, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन कैसे, तो वुड्स रिएक्शन में मैंने पढ़ाया था कि अगर आपके मान लीजिए दो विसिनल डाइहैलाइड्स हैं, तो इनको अगर आप सोडियम इन ईथर से ट्रीट करेंगे तो ये बेसिकली ये पढ़ाया था मैंने, ये CH2 डॉट और CH2 डॉट में चेंज कर जाएंगे डाइरेडिकल्स में और फिर ये फर्दर जो है डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, तो यहां पे आपको एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको एल्कीन मिल जाएगा। तो ये आपका है ना वुड्स रिएक्शन से है ना एल्कीन बनाने का तरीका है। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पे वुड्स रिएक्शन में कराए हैं। अब यहां पे क्या है, सोडियम इन ईथर ले लीजिए तो होगा क्या, ऐसे 2 मोल लोग ले लीजिए तो एक Cl जाएगा, यहां डॉट लगेगा, तो यहाँ पे एक Cl डॉट और ऐसा ही एक और जो है Cl और डॉट होगा, ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है Cl बॉन्ड Cl में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से वुड्स रिएक्शन होगा तो ये Cl भी जाएगा यहाँ डॉट और ये Cl भी जाएगा यहाँ डॉट, तो बेसिकली ये जो है ना कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या यहाँ पे डॉट और डॉट हो जाएगा, जो फर्दर जो है यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये चीज जो है ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक रिएक्शन बताया प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में मैंने बताया कि एल्कीन्स का जो प्रिपरेशन है वो वुड्स रिएक्शन से हो सकता है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में वुड्स रिएक्शन आया था और इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 और 4 में मैंने इसको बताया है। सेकेंड रिएक्शन क्या, सेकेंड रिएक्शन जिससे एल्कीन बन सकते हैं वो है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो होता है, ठीक है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो होता है इससे भी एल्कीन्स बनते हैं। आमतौर पे तो इससे है ना सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं, पर अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट एक ही मॉलिक्यूल में हो तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से आपको एल्कीन मिल जाएगा। ये भी रिएक्शन मैंने लेक्चर नंबर 3 और 4 में इसी चैप्टर के बहुत डिटेल में है ना, लेक्चर नंबर 3 है शायद, 3 में बहुत डिटेल में इस पे बातचीत की है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं ये लेक्चर नंबर 4 में है इसी चैप्टर में, इसको आप चाहें तो वहां रेफर कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। और ये लेक्चर नंबर 3 में आपको इसी चैप्टर के मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहां से रेफर कर सकते हैं इसको, ठीक है, रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में, जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के है ना सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने में है ना ये चीज बनेगी, डॉट और डॉट बनता है और फिर ये दोनों डॉट डॉट डाइरेडिकल्स मिलकर एक एल्कीन फॉर्म करते हैं। तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे टच किया क्योंकि मैंने कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को बहुत डिटेल में बातचीत की है और इस पे हम लोगों ने बहुत सारे
क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है, तो ये वहां से हो जाएगा, आपको आ जाएगा। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से भी है ना काफी कुछ हद तक एल्कीन्स बनता है, एलिमिनेशन मेथड। तो चूंकि एलिमिनेशन हम मेनली कमिंग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है, मैं इसका जिक्र कर दूंगा, लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में। तो इसको आप फिलहाल ऐसे ही छोड़ सकते हैं, विल बी टॉट इन चैप्टर एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर। ये एक चैप्टर का नाम, एंड ईथर एक चैप्टर का इनाम है, क्योंकि ये तीनों चीजें सेम मैकेनिज्म से रिएक्ट करती हैं, इसलिए मैं तीनों चीजों को एक ही चैप्टर में पढ़ाता हूं, ठीक है। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड में दोनों एलिमिनेशन हो रहा है। एल्काइल हैलाइड का भी एलिमिनेशन जब होता है तो भी एल्कीन बनता है, और अल्कोहल का भी एलिमिनेशन होता है तब भी एल्कीन बनता है। देखिए कैसे। तो अगर मैं पहला ए, ठीक है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्काइल हैलाइड ए, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड का अगर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है तो वहां भी एल्कीन बनेगा, ठीक है। अब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है, एलिमिनेशन कैसे होता है। अगर कोई एल्काइल हैलाइड है और अगर आप उसको मान लीजिए अल्कोहलिक के वजह से ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा, अल्फा से हेलोजन जाता है और बीटा से हाइड्रोजन जाता है, कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, ये 1 2 ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। ज्यादा इसमें परेशान होने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी इसका मैंने, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में बहुत डिटेल्ड बातचीत हम, है ना, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर चैप्टर में आगे करेंगे, ठीक है। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो मींस हाइड्रोजन को रिमूव करना, डी मींस रिमूव करना, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो अल्फा से हेलोजन जाता है और बीटा से हाइड्रोजन जाता है, और ये यहाँ पाई बॉन्ड लग जाए, ये टूट के निकल जाए, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाए, ठीक है। ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। इससे भी एल्कीन बनता है। दूसरा एलिमिनेशन का मेथड जिससे एल्कीन बनता है वो है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो बी पार्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होगा सीखा जाए। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन में भी ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्कोहल बड़े आसानी से डिहाइड्रेट करते हैं अगर आप उनको ना H+ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ हीट करें, ठीक है। फिर वही बात, ये भी जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ये भी आपका एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इसको बेसिकली छोड़ सकते हैं। क्या होता है इसमें, तब भी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं आपको। H यहां पे अटैक करेगा, यहां पे भी वही होता है, OH जिससे जुड़ा है उसको अल्फा कहते हैं, अल्फा से OH जाता है और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। आमतौर पे ये इवन मैकेनिज्म से होता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है। तो ये बेसिकली OH+ हो जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन है। अब इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा, और बेसिकली ये चीज जो है ऐसे चेंज हो जाएगी, एल्कीन में चेंज हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है ना, और चाहे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, दोनों को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ये भी एक, है ना, तरीका है एल्कीन्स बनाने का, ठीक है। अब अगली बात क्या, अगली चीज है फ्रॉम लिंडलार कैटलिस्ट, फ्रॉम लिंडलार कैटलिस्ट, फ्रॉम लिंडलार कैटलिस्ट। अब ये रिएक्शन जो है ना, मैंने लेक्चर नंबर 2 पे पढ़ाया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ये जो चैप्टर है मैंने जस्ट इस चैप्टर के पहले पढ़ा है, और ये चैप्टर जो है इसका लेक्चर नंबर ये है ना 2 में। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है आप जानते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है, रिएजेंट जो होता है वो होता है पैलाडियम पॉइजन्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन सल्फर क्विनोलाइन, ठीक है, ये सल्फर क्विनोलाइन में आते हैं।
तो ये रिएजेंट होता है। तो होता क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट जो है उस पैलेडियम को पॉइजन कर देते हैं। पॉइजनिंग से है ना पैलेडियम की परफॉर्मेंस घट जाती है, इसलिए वो एल्काइन को रिड्यूस करके एल्केन में करने के बजाय उसकी परफॉर्मेंस घट जाती है, तो एल्कीन पे ही रुक जाता है। तो क्या हो जाएगा ऐसा कुछ कि अगर आप ये लेते हैं ना CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर आप इसको लिंडलार से ट्रीट करेंगे। अच्छा, और एक चीज है कि इसमें सिन एडिशन होता है, तो आप लिंडलार से कैसे ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए और साथ में लिंडलार ले लीजिए, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट एस क्विनोलाइन ले लीजिए, डिसॉल्व्ड इन सल्फर क्विनोलाइन। अब होगा क्या, जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन इसके सिन में जुड़ जाएगा और ये बनेगा एल्कीन फॉर्मेशन होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3H। ठीक है, और ये दोनों लोग जो है वो एक ही तरफ ऐड हो जाएंगे। खैर ये तो मैंने पढ़ाया आपको लेक्चर नंबर 2 में। इस लिंडलार कैटलिस्ट से क्या क्या होता है ये सब जानने के लिए आप है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस के लेक्चर नंबर 2 में जाइए, आपको डिटेल्ड में मैंने इस चीज पे बातचीत की है। तो लिंडलार कैटलिस्ट भी एक तरीका है जिससे हम एल्कीन जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, एल्कीन बनाते हैं। और अब मुझे लगता है कि एक दो रिएक्शंस और बचते हैं जिससे हम एल्कीन्स बनाते हैं। तो रिएक्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा, रिएक्शन नंबर 5 जो हो जाएगा वो है बर्स्ट रिडक्शन। बर्स्ट रिडक्शन के बारे में भी मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस जो चैप्टर है उसमें है ना, उसके लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिटेल्ड बातचीत की है बर्स्ट रिडक्शन में, तो आप वहां से भी जाकर बर्स्ट रिडक्शन सीख सकते हैं। यहां मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं कि हमने ये पढ़ लिया है और ये एक मेथड है। तो फिफ्थ मेथड क्या हो जाएगा, फिफ्थ मेथड हो जाएगा बाय सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या बाय लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। जब भी हम है ना लिक्विड अमोनिया, जब भी हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया का जब केस आता है, ठीक है ना, केस आता है, या जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया से हम चीजों को रिड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग बर्स्ट रिडक्शन कहते हैं। बर्स्ट रिडक्शन भी कुछ ऐसा ही है जैसा लिंडलार के साथ हुआ था कि अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर आप उसको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या है ना या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करेंगे, लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करेंगे, तो ये इसमें भी दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसका भी डिटेल्ड मैकेनिज्म मैंने है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ाया है, मैंने इसके बारे में डिटेल्ड बातचीत ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर में की है। ठीक है, और उसके लेक्चर नंबर 3 में मैंने बहुत ही डिटेल्ड बातचीत की है। तो अगर आपको बर्स्ट रिडक्शन अच्छे से समझना है तो आपको मैं बात में पहले, अगर कोई सीक्वेंशियली पढ़ते हुए यहां पहुंचा है तब तो उसको दिक्कत नहीं होगी, ये चीज उसने पढ़ी होगी। लेकिन अगर आपने सीक्वेंशियली नहीं, आप डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, तो या तो आपको ये पता है तो अच्छी बात है, सो फार सो गुड, और नहीं पता है तो आप पीछे जाकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस का लेक्चर नंबर 3 पढ़िए, उसमें ये आपको बर्स्ट रिडक्शन मिल जाएगा। तो इसमें एंटी एडिशन होता है, यानी दोनों हाइड्रोजन जो है वो ऑपोजिट जुड़ते हैं, ऐसे ऑपोजिट जुड़ जाएंगे, और इसमें भी आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन का ये प्रिपरेशन का 5th मेथड हो गया। 6th और आखिरी मेथड क्या है, 6th मेथड जो है वो है विटिग रिएक्शन। तो विटिग रिएक्शन जो है उसके बारे में, फिटिग नहीं, ध्यान दीजिएगा, फिटिग रिएक्शन पढ़ा चुका हूं मैं। फिटिग रिएक्शन जो है इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में है, 3 या 4 में है। विटिग रिएक्शन जो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, विल बी टॉट लेटर। इसको मैं कार्बोनिल कंपाउंड में डिटेल में बताऊंगा। तो यहां बस आप जान लीजिए कि विटिग रिएक्शन से भी है ना एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए मकसद यह है ना कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के जितने भी मेथड्स हैं उनको मैं यहां लिस्ट तो कर ही दे रहा हूं, ठीक है, कुछ पहले पढ़ाए गए, कुछ बाद में पढ़ाए जाएंगे। मेनली हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन जब पढ़ेंगे वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे रिएक्शन देता है, वो सीखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो मैक्सिमम कवर्ड है पहले से, और एक ये जो है उसके बारे में डिटेल बातचीत जो है इसके डिजर्व जो जगह है कार्बोनिल कंपाउंड, वहां पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो विटिग रिएक्शन विल बी टॉट लेटर, विल बी टॉट इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स तो खत्म कर दिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में मेरा 2 मकसद और है। ठीक है, एक कि एल्कीन्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों देते हैं,
ठीक है, ये जानना एक मकसद। और दूसरा मकसद है कि एल्कीन्स किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं ये भी सीखा जाए और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए जाए। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर का 3 मकसद था। पहला प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, वो पूरा हो गया। सेकंड, एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों देते हैं, वो हमारा सेकंड मकसद है जानना। और थर्ड है कि एल्कीन्स का रिएक्ट करने का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस करना। तो आइए पता लगाते हैं कि एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों देते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ alkenes and alkynes। तो पहली बात, एल्कीन्स और एल्काइंस जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं वो क्यों देते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो रिएक्शन देते हैं वो इसलिए देते हैं, पता लगाया जाए क्या होता है, क्या वजह है। अब मान लीजिए एक एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो क्या होगा, देखिए आप जानते हैं कि एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऐसे। ठीक है, बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया है, आप सभी कोई जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल को एल्कीन को अप्रोच करने में रिपल्शन होगा। ठीक है, यहां पे रिपल्शन होगा। तो एक चीज तो श्योर है कि न्यूक्लियोफाइल तो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को इसको अप्रोच करने में अट्रैक्शन महसूस होगा। ठीक है, यहां पे अट्रैक्शन है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो होगा, एल्कीन और एल्काइंस में दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो होगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं। देखिए किसी भी एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जुड़ते हैं, लेकिन पहले कौन जुड़ता है ये तय करता है कि उस रिएक्शन का नाम क्या होगा। जैसे पहले इलेक्ट्रोफाइल फिर न्यूक्लियोफाइल तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और पहले न्यूक्लियोफाइल और फिर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो यहां पे मैंने एक चीज लिखा, पहली चीज फर्स्ट पॉइंट ए, कि एल्कीन्स गिव electrophilic addition electrophilic reaction because electrophile gets attracted towards its पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है। एंड न्यूक्लियोफाइल गेट्स रिपेल्ड। ठीक है, उसे रिपल्शन हो जाता है, गेट्स रिपेल्ड बाय पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, गेट्स रिपेल्ड बाय पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये है ना इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा। और एडिशन क्यों देगा, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं? तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ के उसके जगह पे किसी एक को लगा देते हैं। जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे RX है, तो यहां पे क्या हुआ, इस X को हटा के इसकी जगह पे किसी को सब्स्टिट्यूट किया। तो सब्स्टिट्यूशन में अक्सर सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, जबकि एडिशन में क्या होता है कि आप करते क्या है, एडिशन में एक पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या है ना न्यूक्लियोफाइल उसमें जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जोड़ देते हैं। तो एडिशन में आपको पाई बॉन्ड सिर्फ तोड़ना है और इसमें सिग्मा तोड़ना है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वीक बॉन्ड होते हैं, तो बड़ी आसानी से टूटने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि सिग्मा को तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। तो कहीं भी अगर पाई तोड़ना और सिग्मा तोड़ने के बीच में कंपैरिजन आएगा तो नेचर हमेशा पाई बॉन्ड तोड़ना प्रेफर करेगा, उसको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि पाई बॉन्ड को तोड़ना है ना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, वीक होता है। पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है ये भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया है। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पे डिपेंड करती है। सिग्मा बॉन्ड ऐसे है ना एक्सियली ओवरलैप करते हैं तो बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जबकि पाई बॉन्ड में ऑर्बिटल्स जो है लैटरली ओवरलैप करते हैं तो बहुत कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है उतना मजबूत नहीं होता।
तो खैर, तो पाई बॉन्ड सिंस कमजोर है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तोड़ के, है ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए जहां कहीं भी पाई बॉन्ड होगा तो वहां पहले पाई बॉन्ड तोड़ के एडिशन करना लोग प्रेफर करेंगे, बजाय इसके कि सिग्मा बॉन्ड तोड़ा जाए। तो यहां पर मैं दूसरी बात क्या लिख सकता हूं, बी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक तो श्योर हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन इसलिए होता है, क्यों? एडिशन रिएक्शन इज प्रिफर्ड, एडिशन रिएक्शन is preferred in alkenes, because is preferred in alkenes than substitution reaction, because तो एडिशन रिएक्शन इज प्रिफर्ड इन एल्कीन्स देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ब्रेकिंग अ पाई बॉन्ड इज easier than breaking a sigma bond. तो एक चीज तो क्लियर हो गया, ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि अब एल्कीन्स और एल्काइंस किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देंगे, तो इनका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आज के बाद आपको ये याद रखना है कि एल्कीन्स और एल्काइंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कितने तरीके से हो सकते हैं इसको भी समझा जाए, ठीक है। तो एल्कीन्स जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, वो दो तरह का होता है। जो एल्कीन्स जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं वो दो तरह का होता है। पहला केस फर्स्ट, केस क्या है? केस फर्स्ट है कि आप जिसको ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे एल्कीन है, एल्कीन में जो रिएजेंट्स ऐड होने वाले हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, वो एल्कीन में जो रिएजेंट्स ऐड होने वाले हैं वो पोलर अगर हैं, जैसे HBr हो गया, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, तो ये पोलर है। ऑफ कोर्स पोलर चीजें जो हैं वो पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं, इसलिए वाटर भी एक, है ना, पोलर सॉल्वेंट है। तो अक्सर यहां पर जब पोलर रिएजेंट होंगे तो पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा। तो एल्कीन्स में कभी कभी पोलर रिएजेंट्स भी ऐड होते हैं, ठीक है, इनका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। और एल्कीन्स में कभी कभी जो है, केस सेकेंड कह रहा हूं मैं इसको, केस सेकेंड, नॉन पोलर चीजें भी ऐड होती है। अच्छा, मैं बता दूं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देंगे। एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक इसमें भी होगा और इस केस में भी होगा जहां नॉन पोलर चीजें हैं। फॉर इंस्टेंस एल्कीन ले लीजिए RCH CH2, ठीक है, और इसमें ब्रोमीन और ब्रोमीन, मान लीजिए Br2 आप ऐड कर रहे हैं इन CCl4, Br2 इन CCl4। CCl4 यहां पे सॉल्वेंट है और ये चूंकि ये नॉन पोलर है ना, इसमें पोलैरिटी नहीं है, इसमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये नॉन पोलर है, तो इसलिए CCl4 भी जो है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है इसमें। तो अक्सर जो है ये दो तरह के इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही गिना जाता है इसको भी, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एल्कीन्स का होता है वो दो तरीके का हो सकता है, और दोनों के मैकेनिज्म, दोनों का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही मैकेनिज्म है, पर दोनों का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से एडिशन होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का फिर न्यूक्लियोफाइल का, इस मेथड में हल्का सा बारीक फर्क है, ठीक है। तो इसलिए, और बस मैं आपको गारंटी देता हूं इन दो मैकेनिज्म के अलावा कोई तीसरा मैकेनिज्म नहीं है जिससे एल्कीन्स रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप इन दोनों केसेस को अच्छे से समझ जाते हैं और इस पे मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको आप कर लेते हैं, तो एल्कीन्स के क्वेश्चंस आपसे किसी भी लेवल ऑफ, किसी भी इस लेवल के कंपटीशन में, चाहे वो नीट चाहे वो जेई हो, आपसे छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए एक एक करके इन केसेस को उठाते हैं। तो पहले केस फर्स्ट डील करते हैं, फिर केस सेकेंड करेंगे। तो आइए केस फर्स्ट पहले डील करते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है कि जब आप एल्कीन में
नॉन पोलर चीजें ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, नॉन पोलर चीजें या सॉरी पोलर चीजें ऐड करते हैं तो व्हेन रिएजेंट इज पोलर तो क्या होगा। तो यहां मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मान लीजिए एक एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं, HBr ले रहा हूं, ठीक है। चाहूं तो मैं HBr में H प्लस और Br माइनस जो है इसके जगह पे मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी ले सकता हूं, पर ठीक है मैं जनरलाइज के बजाय स्पेसिफिक हो जा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई खास अंतर नहीं आएगा। अब क्या इसका मैकेनिज्म होता है इसको समझने की कोशिश की जाए, और ध्यान दीजिए मैं इसका फिर आपको शॉर्ट मैकेनिज्म भी बताऊंगा, तो ठीक है इसका जो एक लॉन्ग मैकेनिज्म है वो समझा जाए। होता क्या है, इतना तो श्योर है कि एल्कीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, एल्कीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, तो सबसे पहले H और Br में H प्लस ही ऐड होगा। अब दिक्कत है कि दो रास्ते हैं ऐड होने के, दो चीजें हैं जो जहां जहां ये ऐड हो सकता है। क्या, पहला इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐड हो जाए, यानी ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए, तो ये फर्स्ट पाथ है, फर्स्ट पाथ। अगर ऐसा होता है तो H अगर यहां ऐड तब होगा जब ये ऐसे टूटेगा, यहां नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव आएगा, इस नेगेटिव से H प्लस जुड़ जाएगा और यहां पॉजिटिव रह जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा R CH CH3 और यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता है और इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, सारा रेट यही तय करता है स्टेप। दूसरा केस क्या हो सकता है कि H प्लस जो है वो यहां ना ऐड होके यहां ऐड हो जाए, ये सेकंड केस, तो उस केस में इस बॉन्ड को ऐसे टूटना पड़ेगा सेकंड केस। तो अगर ऐसे टूटेगा तो यहां प्लस यहां माइनस और इस माइनस के साथ ये H जुड़ जाएगा, तब उस केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये बनेगा RCH2 CH2 प्लस, ये दोनों बनते हैं RI, ठीक है। अब ये जो RI बन रहे हैं यहां पे ये दोनों कार्बोकेटायन है। अब कार्बोकेटायन में आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। आपको मैंने GOC के लेक्चर नंबर 12 में सिखाया था कि कार्बोकेटायन कैसे स्टेबिलिटी निकालते हैं कार्बोकेटायन की। अगर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नहीं समझ में आती है तो आप नोट करिए, GOC का लेक्चर नंबर 12 पढ़िए, उसमें मैंने कार्बोकेटायन के बारे में डिटेल्ड बातचीत की है। फिलहाल आप जानते हैं कि 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जहां RI रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यानी ये इस दिशा में नहीं जाएगा, ये इस दिशा में नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या सीखी हमने एक चीज सीखी, फर्स्ट चीज कि यहां पे A इस रिएक्शन का जो रेट होगा, ठीक है, वो रेट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंटू एल्कीन का कॉन्सेंट्रेशन। अगर जनरल लिखते तो इसको इलेक्ट्रोफाइल लिखते और इसको या इसको रिएजेंट लिखते और इसको सबस्ट्रेट लिखते, तो रिएजेंट और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। एक बात तो हमें सीखने को मिली कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी बात क्या, दूसरी चीज ये है कि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। द रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको RI भी कहते हैं, द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटायन है। तीसरी बात क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस की है कि रिएक्शन उस दिशा में जाना चाहेगा जहां ज्यादा स्टेबल RI बन रहा हो, यानी है ना, रिएक्शन इस दिशा में जाएगा, यानी इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एल्कीन्स में होते हैं, ठीक है, एल्कीन्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। आपको पता ही है कि ये एल्कीन्स जो है, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया और उसमें भी जो दो पॉसिबिलिटी थी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी, दोनों को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी के थ्रू रिएक्शन होगा और सेकंड पॉसिबिलिटी के थ्रू रिएक्शन नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, rate of reaction is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक चीज तो हुआ क्या, अब होता क्या यहां पे, ये तो हो गया। अब सेकेंड स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, और यहां पर जो भी न्यूक्लियोफाइल मौजूद होगा वो इस पे अटैक करेगा और इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां जो प्रोडक्ट मिला आपको वो क्या मिला, RCH3। ठीक है, CH3 ये प्रोडक्ट मिला। लोग अक्सर मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे अगर नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम है ना विच हैज लेस हाइड्रोजन, इसको हम मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर इधर आता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसको एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव की बातें तब हुआ करती थी जब इंसान को मैकेनिज्म नहीं पता था ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। आज अगर हमको ये मैकेनिज्म्स पता है कि है ना, हमें मैकेनिस्टिक अप्रोच आता है, तो आपको मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव याद करने की जरूरत नहीं है। और ये रूल सही भी नहीं है। कई जगह आज आपको लग रहा है कि हाँ मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है, कल को एंटी मार्कोनिकॉव भी है ना कई जगहों पे स्टेबल हो जाता है। तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि मार्कोनिकॉव कभी कभी एंटी मार्कोनिकॉव क्यों स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं जानना आपको। आप अभी फिलहाल कोई मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव नहीं जानते हैं। आपको सिर्फ एक चीज पता है कि पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूंगा, कहां ऐड करूंगा, वहां ऐड करूंगा जहां ऐड करने के बाद ज्यादा स्टेबल क्या बने, कार्बोकेटायन बने। और सेकेंड स्टेप में जो कोई अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है सब इसमें ऐड हो जाएंगे, यहां पे ये बन जाएगा। यानी तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है, जो सेकेंड स्टेप है वो एक फास्ट स्टेप है। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है, डी पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, हेंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पांचवी बात क्या, सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है वो एक फास्ट स्टेप है। और अच्छी बात क्या है कि जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है वो सब इस स्टेप में जुड़ जाते हैं। यानी सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप एंड नॉन सेलेक्टिव, एंड इज नॉन सेलेक्टिव स्टेप। नॉन सेलेक्टिव मतलब ये स्टेप सेलेक्ट नहीं करता कि कौन उससे जुड़ेगा, है ना। इट इज अ नॉन सेलेक्टिव स्टेप। मतलब क्या, अगर यहां पे कल को आप Cl माइनस रख देंगे तो Cl माइनस भी इससे आके जुड़ के एक और प्रोडक्ट बनेगा, RCH3 बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो है वो नॉन सेलेक्टिव है, चूज नहीं करते कि फर्स्ट स्टेप सेलेक्टिव था। फर्स्ट स्टेप सेलेक्टिव क्यों था, यहां पे सिलेक्शन हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप वाज वेरी स्पेसिफिक कि कौन ऐड होगा, पर सेकंड स्टेप जो है वो बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं होता है और फास्ट होता है। यहां जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल होंगे वो सारे इस स्टेप में इस कार्बोकेटायन पे अटैक करने के लिए कंपीट करेंगे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। और अच्छा, इस बात को समझने के लिए थोड़ा वेट करिए, मैं अभी अब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप एंड इज नॉन सेलेक्टिव स्टेप। दैट मीन्स ऑल अवेलेबल nucleophiles get added in this step। ठीक है, इस स्टेप में सब अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है। अगली चीज क्या है जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन कार्बोकेटायंस में रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट का कहां पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसी लेक्चर का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 में मैंने कार्बोकेटायंस के रीअरेंजमेंट के ऊपर लगभग 40 क्वेश्चंस कराए हैं। और आपको है ना हर तरह के जो केसेस बनते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में, उन सारे केसेस पे मैंने डिटेल्ड बातचीत की है। ठीक है, डिटेल्ड बातचीत की है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि ये जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, नॉन सेलेक्टिव है। इसका मतलब जितने अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है वो सब ऐड हो जाएंगे स्टेप में कार्बोकेटायन में। अगली चीज क्या, सिंस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, ठीक है, सिंस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, हेंस इट मे रीअरेंज। मे शब्द इस्तेमाल किया है, इट मे रीअरेंज हो। अगर रीअरेंजमेंट संभव है तो वो रीअरेंज करेगा। रीअरेंजमेंट कहां कहां संभव है,
मैंने अभी बताया कि आपको इसके बारे में मैंने है ना डिटेल बातचीत बहुत पहले ही कर ली है, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या याद रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो देखेंगे आप वो बिफोर रीअरेंजमेंट देखेंगे, मतलब जैसे ही कार्बोकेटायन बना पहला कार्बोकेटायन उसकी बात होगी बिफोर रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बाद उसकी स्टेबिलिटी नहीं देखी जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको इस रिएक्शन में 1 2 3 4 5 6 बातें बताई है। एक बात और रह जाती है, मैं आता हूं उस पर बातचीत करूंगा। तो फिलहाल आपने यहां देखा कि अब मैं बिल्कुल क्लियर हो गया है शॉर्ट मैकेनिज्म क्या होगा। मैं देखूंगा कि मुझे ये कार्बोकेटायन चाहिए कि ये, तो मुझे मालूम है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटे। तो इसका मतलब आपको ऐसे तोड़ना है इसे, ताकि यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव आ जाए। इस नेगेटिव से ये H+ जुड़ जाएगा, ये H+ यहां जुड़ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिला। तो शॉर्टकट क्या है, एल्कीन में चेक कर लीजिए, एल्कीन में चेक कर लीजिए कि ये वाला कार्बोकेटायन या वो वाला, 2 ही कार्बोकेटायन संभव है, दोनों में से जो स्टेबल होंगे, ठीक है, जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वो बनाइए। और सेकेंड स्टेप में जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है उसको अरेंज कर, उसको आप ऐड कर दीजिए। यहां आपका RCH ये यहां पे ऐड हो जाएगा, BrCH3, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है, मैंने इसके मैकेनिज्म में ये शॉर्ट मैकेनिज्म बता दिया कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करिए। कहां ऐड करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, वहां ऐड करेंगे जहां ऐड करने के बाद सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, और इसके बाद फिर न्यू ऐड कर देंगे, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान इस बात का रखिएगा, मैंने फिर पहले भी बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बिफोर रीअरेंजमेंट, ठीक है, बिफोर रीअरेंजमेंट। एक बात हो गई, और ये भी मैं कह दे रहा हूं कि ये जो कार्बोकेटायन है ये मे रीअरेंज, ठीक है, याद रखिएगा ये रीअरेंज कर सकता है, मे रीअरेंज। तो यहां इस मैकेनिज्म को मैंने है ना काफी डिटेल में आपको बताया है। एक बात और है ना, तो मैं इसको रिवाइज कर दूं। ऑर्डर इसका सेकंड होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप जो है इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप इसका फास्ट होता है और नॉन सेलेक्टिव होता है, यानी जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है सब ऐड होने की टेंडेंसी रखते हैं। और चूंकि RI यहां पे कार्बोकेटायन है इसलिए रीअरेंजमेंट होने की संभावना होगी। एक पॉइंट और रह जाता है, कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है, मैं ये पॉइंट मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि जो की एटम है वो कायरल हो जाएगा। अगर ऐसा होगा, अगर की एटम कायरल हो जाता है तो आपको जो प्रोडक्ट है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी एक एग्जांपल के मार्फत आपको समझाता हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं, मान लीजिए कभी किसी रिएक्शन में एक ऐसा कार्बोकेटायन बनता है EFG, G लिख रहा हूं, F मैंने मिटा दिया है। कभी कभी आपको ऐसा कार्बोकेटायन मिलेगा, ऐसा कार्बोकेटायन मिलेगा। अब आपको इसमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ना होगा, तो इसमें क्या होगा, 2 बातें हो जाएंगी, 2 बातें हो सकती है। क्या, ये इसको डी कर लीजिए, ड्यूटेरियम कर लीजिए। अब मान लीजिए आपने यहां पे Br- लिया है और ये Br- आप यहां पे ऐड करिए। जैसे ये Br- आप यहां ऐड करेंगे, ठीक है, ये Br ऐसे हो जाएगा और ये तीनों नीचे चले जाएंगे, टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, BrCH3DH, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। और अगर ये फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस ये बनेगा। अगर सेकंड केस ले लीजिए कि Br जो है ना नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्पीशी है, एक चपटा स्पीशी होता है, प्लेनर स्पीशी होता है। तो Br जो है जब यहां अटैक करेगा, तो ये सेकंड केस में मान रहा हूं, सेकंड केस नीचे से भी अटैक करता है, ऊपर से भी अटैक करेगा तो ऐसे बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो Br नीचे और ये तीनों जो है वो ऊपर हो जाएंगे, तो उल्टा टेट्राहेड्रल बनेगा ऐसे, CH3CDH, और नीचे से इसने अटैक किया तो Br नीचे लगा हुआ है। अब आप यहां पे देख सकते हैं, क्या आप यहां देख सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो अगर किसी कायरल, मैंने पढ़ा है आइसोमेरिज्म में कि अगर कोई कायरल सेंटर वाले 2 कंपाउंड्स हैं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं,
तो ऐसे लोगों को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। अब चूंकि ये चपटा है तो जितनी प्रोबेबिलिटी ऊपर से अटैक करने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी नीचे से अटैक करने की है, यानी इस प्रोडक्ट के बनने की भी पॉसिबिलिटी है ना 50% है और इस प्रोडक्ट की भी बनने की भी पॉसिबिलिटी जो है वो 50% है। ठीक है, 50-50% इन दोनों की बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर की एटम कभी भी कायरल होता है इस रिएक्शन में, है ना, जहां पे हम एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, अगर की एटम कायरल हो जाता है बॉन्डिंग के सेकेंड स्टेप के बाद, तो याद रखिए आपको प्रोडक्ट जो है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो मैं बात लिख देता हूं कि इफ की एटम becomes chiral after second step, then the product of reaction, ये जो रिएक्शन हो रहा है, the product of reaction is racemic mixture, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने केस फर्स्ट तो बहुत अच्छे से बता दिया। मैंने बताया कि कभी भी अगर आपको है ना पोलर रिएजेंट जोड़ना हो, जैसे कि HBr है, ठीक है, अक्सर पोलर सॉल्वेंट में ही होता है, एक्वस वगैरह होता है, पानी में ही होता है, पोलर सॉल्वेंट में ही होता है। तो अगर कभी आपको पोलर रिएजेंट जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं, शॉर्ट मैकेनिज्म बता दिया और सारे सेलिएंट पॉइंट्स भी बता दिए। अब सेकेंड केस क्या बनता है कि तब क्या होगा जब रिएजेंट नॉन पोलर होगा, तब ऐड एल्कीन्स में कैसे करेंगे। वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है पर उसके होने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरह नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आइए केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो केस सेकेंड, व्हेन नॉन पोलर reagent is added when a non-polar reagent is added in a alkene। ठीक है, तो एक एल्कीन ले लीजिए आप, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें एक नॉन पोलर रिएजेंट ऐड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ब्रोमीन इन CCl4 ऐड कर रहा हूं। तो ब्रोमीन आप जानते हैं, ब्रोमीन बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये नॉन पोलर होगा। अब क्या होगा देखा जाए तो एक काम करते हैं, मैं इसका मैकेनिज्म यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आप देखिए इसका क्या मैकेनिज्म है और फिर फाइनल प्रोडक्ट हम यहां पे लिख देंगे। क्या मैकेनिज्म होगा देखा जाए तो होता क्या है, एल्कीन जो है, अब यहां पे ना, यहां पे भी पहले इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा और फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। पहले Br प्लस ऐड होगा फिर Br माइनस, पर Br प्लस और Br माइनस स्पॉन्टेनियसली ऐसे पॉपकॉर्न की तरफ फूट कर Br प्लस और Br माइनस में नहीं चेंज होगा। Br प्लस और Br माइनस में चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स लगेंगे। कैसे, जैसे ये है CH2। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब में इस एल्कीन को और इस ब्रोमीन को घोला हुआ है, तो ब्रोमीन और ये दोनों उस टेस्ट ट्यूब में होंगे। ये ब्रोमीन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स अट्रैक्ट होगा कोई ना कोई फोर्स की वजह से, है ना, या इस तरफ पहुंचेगा हल्का सा। जब इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि RCH CH2। अब जैसे ये पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, यहां का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो होगा ये कि जैसे ये पास आएगा ऐसे, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्शन की वजह से, है ना, इसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूर चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्मली ऐसे फैला हुआ था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल होने की वजह से दूर चला जाए। इसी सिचुएशन को हम केमिस्ट्री में डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ये और करीब आएगा और इससे टकराएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा क्या, यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर और एक इधर चले जाएंगे, और ब्रोमीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इधर और एक इधर। तो यानी ये बॉन्ड तो टूट रहा है और यहां पे एक बॉन्ड बनना शुरू होगा, यहां एक बॉन्ड बनना शुरू होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां पे वो चीज हो जाती है क्या कि यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर इधर चले आएंगे, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन है ना इस पाई बॉन्ड के, एक इधर, और यहां के जो 2 है एक इधर। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहां पे ये बॉन्ड धीरे धीरे जो है वीक होने लगता है, ये बॉन्ड धीरे धीरे
स्ट्रांग होने लगेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे जो है स्ट्रांग होने लगेगा। अब चूंकि ब्रोमीन ऑलरेडी बॉन्ड बनाता जा रहा है ना, और ऑलरेडी एक बॉन्ड ब्रोमीन बनाता है, मैक्सिमम यहाँ पे 1, 2 और 3 बॉन्ड तो नहीं बन सकते, ठीक है। तो एक बॉन्ड जो है इसका ब्रेक कर जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, या आप ऐसे समझिए अभी नहीं ब्रेक करेगा, इस ट्रांजिशन स्टेट में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये धीरे 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 जो है ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होने लगेगा, ठीक है। और फिर वो हो जाएगा जो होना चाहिए, क्या कि ये जो भी वीक लिखे हैं वो बॉन्ड तोड़ दीजिए, और जो भी बॉन्ड स्ट्रांग लिखे हैं वो बॉन्ड बना दीजिए। तो ऐसा हो जाएगा कि RCH और ये दोनों जो है ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ का जो Br जो है वो माइनस, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव था, तो ये जो है ना Br माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये Br माइनस के रूप में अलग हो गया, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस चीज को ब्रोमोनियम आयन कहते हैं, इसको ब्रोमोनियम आयन कहा जाता है। यहां पे ब्रोमोनियम कहेंगे, ब्रोमोनियम आयन होगा। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरोनियम आयन होता, फ्लोरीन होता तो फ्लोरोनियम आयन होता है, आयोडोनियम आयन होता, आयोडीन होता, तो ठीक है, ये चला गया। अब दिक्कत यह है, अच्छा ब्रोमोनियम आयन को ना नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन भी कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन भी कहा जाता है इसे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कहा जाता है, ठीक है। ये ब्रोमाइड जो है वो तो चला गया, लेकिन रिएक्शन में ऐसे बहुत सारे किसी भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होंगे, तो बहुत सारे ब्रोमाइड उस टेस्ट ट्यूब में घूम रहे होंगे, कोई और स्ट्रे ब्रोमाइड जो है वो ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यही वाला ऊपर जाके अटैक करेगा, पर कोई स्ट्रे ब्रोमाइड जो किसी और रिएक्शन का हो, जैसे ये इस रिएक्शन में हुआ, ये चला गया मान लीजिए, तो कहीं और का ब्रोमाइड इस पे आके अटैक कर सकता है। अब दो बातें हो सकती हैं यहां पे, क्या ब्रोमाइड यहां से क्यों नहीं, यही ब्रोमाइड इधर से क्यों नहीं अटैक कर सकता, इस तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, और हमको पहुंचना कहां है, इस कार्बन तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि ब्रोमीन पे जो ये पॉजिटिव आ गया है, इस पॉजिटिव के खींचने की वजह से इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ब्रोमाइड को इस डेल्टा पॉजिटिव में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हो सकता है ये चला जाए और ये ब्रोमाइड जो है अटैक करे, कोई नया ब्रोमाइड इस पे अटैक करे, ठीक है। तो ठीक है, एक मान लीजिए कहीं से स्ट्रे ब्रोमाइड आया, ये कहीं चला गया, कहीं और का है, तो यहां दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। ये 1 हो सकता है, अगर ये यहां आएगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन ने इस कार्बन के साथ, R के साथ, ब्रोमीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर ब्रोमीन से के साथ बनाया तो 5वां बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तोड़ना होगा, तो ये 1 है। तो अगर ऐसा होगा, अगर ब्रोमीन ऊपर से जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा R, है ना, CH Br CH2, और ये Br नीचे होगा। तो आप देख रहे हैं कुछ एंटी एडिशन सा हो रहा है यहां पे, ठीक है। यहां एडिशन जो है वो एंटी है, यानी एक ब्रोमीन नीचे रहेगा और दूसरा ब्रोमीन ऊपर रहेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जहां जिस तरफ ये ब्रोमोनियम आयन बना है तो उस तरफ से ब्रोमीन अटैक नहीं कर सकता इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि जगह नहीं है यहां पे, तो हमेशा उल्टी साइड से करेगा, और उल्टी साइड से करेगा तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में जो है वो एंटी एडिशन ही कहते हैं। अच्छा, सेकंड केस क्या होगा, ये तो फर्स्ट केस हुआ, फर्स्ट केस कि आपने ऊपर से अटैक कर दिया, इधर अटैक किया। अगर आप इधर अटैक करते हैं कोई बात नहीं, तो फिर आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये तोड़ना पड़ेगा। तब क्या बनेगा, अगर ब्रोमीन यहां रहेगा तो RCH, और ये ब्रोमीन जो है यहां अगर जुड़ता है तो CH2, ये Br यहां जुड़ेगा, और ये जो ऐसे टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड तो बरकरार है, ये टूट जाएगा, तो यहां पे जो है वो Br आ जाएगा, ठीक है ना, Br आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे दो केसेस बने हैं, ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा, है ना, सेकंड केस है। तो हमने क्या देखा कि यहां ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, और बिल्कुल ये रिएक्शन जो है टिपिकली डिफरेंट है केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट में कार्बोकेटायन बनता था, यहां कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ठीक है, यहां नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा बेसिकली, ठीक है। ये तो हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि यहां दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक ऐसा मिलेगा R। तो आप जब भी नॉन पोलर चीजें हो, नॉन पोलर रिएजेंट है, अच्छा ध्यान दिया आपने, एक चीज और बताना चाहता हूं, देखिए सबसे पहले Br प्लस जुड़ा, फिर Br माइनस जुड़ा, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड हुआ, यानी ये भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। ये एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोफाइल यहां पे ऐड हुआ है और बाद में जाकर जो है न्यूक्लियोफाइल इससे ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है यहां पे, अब आप देखिए यहां पे होता क्या है कि तो मैं यहां पे अगर प्रोडक्ट वहां के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखूं तो कुछ ऐसा बन रहा है, RCH Br
Br, ठीक है, इधर ऊपर इधर नीचे या इधर ऊपर इधर नीचे, प्लस RCH Br CH2 Br, ठीक है। अब इसके कुछ और स्टीरियो केमिस्ट्री में भी इंप्लीकेशंस होंगे जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म हमने नॉन पोलर रिएजेंट्स का जो देखा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखा कि नॉन पोलर रिएजेंट्स कैसे जुड़ते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को देखने के बाद कुछ चीजें जो मैं लिखना चाहूंगा। क्या? पहली चीज कि इसमें फर्स्ट पॉइंट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द RI इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। द RI इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। एक चीज सीखी। दूसरी चीज क्या सीखी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंज नहीं करता है ना। तो याद रखिएगा कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंजमेंट नहीं करता। तो जब भी हम अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं जिसमें हमारा जो रिएजेंट है वो पोलर है, तो वहां पे कार्बोकेटायन जो बनता है वो रीअरेंजमेंट करेगा। लेकिन यहां पर जब नॉन पोलर स्पीशी ऐड होती है तब जो कार्बोकेटायन बनता है, जिसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन यहां पे स्पेसिफिकली ब्रोमोनियम आयन कह रहे हैं, है ना, अगर ये जो है कार्बोकेटायन कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। ठीक है। तो सेकंड चीज क्या है? नो रीअरेंजमेंट ऑफ नो रीअरेंजमेंट ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। तो कार्बोकेटायन जो है, जो नॉन क्लासिकल है यहां, उसका किसी भी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरी बात, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन क्लासिकल से स्टेबल होता है। कैसे? मान लीजिए अगर क्लासिकल कार्बोकेटायन है ये CH2+, तो आप देख सकते हैं यहां पर इसमें ना क्लासिकल, इस कार्बोकेटायन में 2 और 2 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 ही इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। पर आप यहां देखिए ब्रोमीन का अभी भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, ब्रोमीन का यहां 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो याद रखिएगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जो है वो नॉर्मल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि नॉर्मल कार्बोकेटायन का ऑक्टेट जो है वो क्लासिकल कार्बोकेटायन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। तो ये बात भी मैं यहां पे लिखना चाहता हूं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस are more stable than classical carbocation, cations, because classical carbocation, because ठीक है, तो क्लासिकल कार्बोकेटायन बिकॉज बिकॉज अनलाइक, ऐसा लिखना चाहिए, अनलाइक क्लासिकल कार्बोकेटायन every atom of non-classical carbocation, every atom of non-classical carbocation has complete octet, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है। अच्छा, केस नंबर जो फर्स्ट मैंने बताया था उसमें भी मैंने ये बताया था कि इस सेकंड स्टेप जो है जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है ये नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव मतलब, ठीक है, जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल होंगे वो सारे इस स्टेप में ब्रोमोनियम आयन से जुड़ने की, है ना, टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो सेकंड स्टेप है या जो लास्ट स्टेप है वो नॉन सेलेक्टिव होता है, यानी उसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल जो है, जो भी अवेलेबल है, वो सब जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? द लास्ट स्टेप इज नॉन सेलेक्टिव and all available nucleophiles can be added, all available nucleophile get added,
ठीक है ना, गेट एडेड इन दिस स्टेप, इस स्टेप में सारे अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, पांचवी बात लास्ट स्टेप जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिव है। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक मींस स्पेसिफिकली एंटी एडिशन होगा। ध्यान दीजिएगा, एंटी एडिशन होगा, एक ऊपर एक नीचे, या एक इधर वाला ऊपर तो इधर वाला क्या नीचे। तो याद रखिएगा ना, नॉन सेलेक्टिव होता है और स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज बहुत स्पेसिफिक होता है कि एंटी एडिशन ही होगा। तो नेक्स्ट चीज क्या देख सकते हैं, द लास्ट स्टेप इज स्टीरियो स्पेसिफिक, that is only anti-addition will take place, only anti-addition will take place। ठीक है, तो लास्ट स्टेप इज स्टीरियो स्पेसिफिक, दैट इज ओनली एंटी-एडिशन विल टेक। तो बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज स्पेसिफिक होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन का एंटी-एडिशन होगा, एक ऊपर होगा तो दूसरा जो है नीचे हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लगभग सारी बातें कर ली है, बस एक बात बच जाती है, क्या, इस रिएक्शन का आप रेट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, केस सेकंड का भी रेट वैसे ही निकलता है जैसे केस फर्स्ट का निकलता है, यानी मन एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करिए, ऐसी जगह ऐड करिए जहां ऐड होने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। अब वो जो कार्बोकेटायन बना उससे आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे रिएक्शन के कार्बोकेटायन से। जैसे आपको अगर दो रिएक्शन दिया जाता है कंपेयर करने के लिए, इस तरह का रिएक्शन, ठीक है, दो दिया जाता है, तो आप क्या करिए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके रेस्पेक्टिव कार्बोकेटायन पे जाइए। दोनों में से जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कभी आपको है ना नॉन पोलर रिएजेंट में अगर कभी रेट कंपेयर करने के लिए आ जाए तो याद रखिए उसी का रेट ज्यादा होगा जिसका केस 1 में ज्यादा होता। ठीक है, या ऐसे समझिए उसका रेट ज्यादा होगा जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या, कि इस रिएक्शन का भी रेट वैसे ही निकालते हैं जैसे मैंने केस फर्स्ट में सिखाया था, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बिफोर रीअरेंजमेंट which we get, कब मिलता है हमें, which we get when we add electrophile to alkene। तो एक एल्कीन पे में जब आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तब जो आपको कार्बोकेटायन मिलता है उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और ध्यान रखिएगा, वो जो कार्बोकेटायन मिलता है अगर वो रीअरेंज कर रहा है तो रीअरेंजमेंट के बाद की स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, रीअरेंजमेंट के है ना पहले की आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। कौन सा कार्बोकेटायन, जो हमको रिएक्शन के बीच में मिलता तब जब हम उस एल्कीन में एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब जो मिलता उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और ध्यान रखिएगा बिफोर रीअरेंजमेंट जो कार्बोकेटायन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, रीअरेंजमेंट के बाद के कार्बोकेटायन की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर बहुत ही क्लियर हो गया हमें कि एल्कीन्स जो है वो दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक पोलर रिएजेंट्स के साथ अलग रिएक्ट करते हैं और नॉन पोलर के साथ अलग रिएक्ट करते हैं, और दोनों को हम लोगों ने काफी अच्छे से समझ लिया है। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब एल्कीन्स में जो जनरल रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस तरह के होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए एल्कीन का, कौन सा एल्कीन फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो मैंने अभी बताया रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बिफोर रीअरेंजमेंट। अभी बढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले तो इसी लेक्चर में। तो अगर आपको ठीक है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी निकालना नहीं आता है तो आप जीओसी के लेक्चर नंबर 12 में जाकर सीख सकते हैं, वहां मैंने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे काफी बातचीत की है। ठीक है, और यहां पर देखिए अब पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बताइए। तो एक काम करिए, इलेक्ट्रोफाइल ऐड ही कर दीजिए। तो फिर वही बात है, यहां पॉजिटिव की यहां पॉजिटिव, तो वहां पॉजिटिव ऐड करिए। मान लीजिए H आपने ऐड किया,
ये ऐसे टूटा, यहां पॉजिटिव आया। ठीक है, तो यहां तो खैर दोनों 3 डिग्री थे, इसलिए कहीं भी ऐड कर लीजिए, एक ही बात है, यहां पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये पहला केस है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी दोनों एक ही जैसा है, तो कहीं भी पॉजिटिव, इसको ऐसे तोड़ लीजिए ना, H यहां ऐड कर लीजिए इलेक्ट्रोफाइल, ये ऐसे तोड़ लीजिए, यहां प्लस आ जाए। ये है, यहां भी ऐड कर लीजिए, ये मिल जाएगा, यहां ऐड कर लीजिए, क्योंकि दोनों एक जैसा है, तो इसमें भी कोई नया नहीं है कुछ भी, है ना, ऐसे हो जाएगा। यहां क्या होगा, यहां अगर H प्लस यहां ऐड होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां प्लस आएगा। ठीक है, यहां प्लस आएगा, तो ये कार्बोकेटाइन यहां पे जो है ना, ऐसे। मैं यहां क्यों प्लस लाना चाहूंगा, देखिए एल्कीन में मैंने कहा था यहां या यहां दोनों में से कहीं एक प्लस आएगा, तो यहां कार्बोकेटाइन 1 डिग्री होगा, यहां 3 डिग्री होगा, आपको पता है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहां पे यहां प्लस 1 डिग्री होगा और यहां 2 डिग्री होगा, तो यहां पर जो है 2 डिग्री बनेगा। तो मैंने आपको यहां पे मैंने बता दिया कि कैसे, पहले तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन उस एल्कीन में ही निकालिए। अब इनमें से जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो एल्कीन सबसे फास्ट रिएक्शन देगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब देखिए इस कार्बोकेटाइन की बात करें, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 3 है और यहां पे 1 है, तो यहां पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखेंगे तो यहां पर जस्ट बगल में 3 है और यहां 2 है, यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी 5 है, 3 और 2 5, यहां पे भी 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे मुझे लगता है 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस तो मिलता दिख रहा है मुझे। ठीक है, जो ये है, ये सबसे स्टेबल है, यानी ई का रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। ई विल बी फास्टेस्ट अमॉन्ग देम। फिर इसके बाद है ना, 9 के बाद ये 7 अल्फा यानी ए जो है, इसके बाद सबसे स्पीड में रिएक्शन देगा, तो फास्ट रहेगा। उसके बाद 6 अल्फा वाला यानी एफ हो जाएगा, एफ जो है इसके बाद आ जाएगा। एफ के बाद क्या होगा, 6 अल्फा हो गया। एफ के बाद ये दोनों लोगों में मैं इनडिसाइसिव हूं, बी और सी में, लेकिन डी के लिए डिसाइसिव हूं कि डी सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसके पास सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में बहुत चीजें देखी जाती है, मैंने लेक्चर नंबर 12 में जीओसी के बताया है आपको कि क्या क्या देखा जाता है ना, एरोमेटिसिटी, पी पाई डी पाई, रेजोनेंस, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर सब में ना एरोमेटिसिटी है, ना पी पाई डी पाई है, ना रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सारे एटम की सेम है क्योंकि कार्बन है। तो अल्टीमेटली हम लोग लौट कर हाइपर कॉन्जुगेशन पे आए हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। अब यहां पे दोनों में 5-5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो रेट किसका फास्ट होगा? तो आप जानते हैं कि सिस और ट्रांस में ट्रांस स्टेबल होता है, आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस कम स्टेबल होता है। तो जो चीज कम स्टेबल होगी वो बहुत रिएक्टिव होगी, वो फास्ट रिएक्शन देगी। तो इसका मतलब सी जो है वो कम स्टेबल है, सिस वो ज्यादा तेजी से रिएक्शन देगा, क्योंकि अनस्टेबल चीज बहुत तेज रिएक्ट करती है। स्टेबल चीज क्या होगा, रिएजेंट आएगा भी, तो अगर आप स्टेबल है तो जल्दी रिएक्ट करने की टेंडेंसी आपकी नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में सी ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए सी का रेट जो है वो ज्यादा आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेम इसी तर्ज पर सेकंड क्वेश्चन यहां पे क्या है कि फिर पूछा जा रहा है कि आपको कार्बोकेटाइन की यहां पे नहीं, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए स्टेबिलिटी बताइए। तो ठीक है, यहां प्लस आएगा 2 डिग्री, यहां आएगा तो 3 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि ये यहां ये कार्बन इधर इधर और इधर 3 लोगों से जुड़ा। तो मुझे लगता है सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया जाए, ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां होगा, यहां ये बनेगा, यहां पे ये बनेगा और यहां पे ये बनेगा। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, अब इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, तो एरोमेटिसिटी पहले देखेंगे, वो नहीं है। फिर पी पाई और पी पाई डी पाई देखेंगे, यहां पी पाई है,
क्यों पी पाई पी पाई, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो पी में है और यहाँ पे एक लोन पी पाई है। तो पी पाई बहुत स्टेबल कर देता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। पी पाई बॉन्डिंग है यहाँ पे। अगर आपको पी पाई बॉन्डिंग नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप केमिकल बॉन्डिंग में जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने पी पाई डी पाई के बारे में काफी बातचीत की है, और नहीं तो कम से कम इसके बारे में मैंने बातचीत लेक्चर नंबर 12 जीओसी में की है, कार्बोकेटायन पढ़ाते थे, वहां आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पी पाई डी पाई क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये पॉजिटिव है तो पी में है, और ये इसके पास क्लोरीन के पास हमेशा डी ऑर्बिटल जो है ना, लोन पेयर के साथ रहता है। तो यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो पी पाई और पी पाई डी पाई में भी पी पाई ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैं कह सकता हूं, जबकि इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, तो एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई सेकेंड जो स्टेबिलिटी का पैरामीटर है उसमें ये दोनों आ जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं सी सबसे स्टेबल होगा, फिर इसके बाद डी होगा, ठीक है, डी सब सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, डी इसके बाद आ जाएगा। अब बचा ए और बी की बात करिए, तो ए और बी में देखिए तो क्या होगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई नहीं है, हो गया। रेजोनेंस इसमें है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि दोनों कार्बन एटम है, वो भी गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो इसके इधर 2, इधर 3, इधर 2, ठीक है, कितना 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं देखे जाएं, इसके पास 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बस 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं कह सकता हूं ये स्लाइटली उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो मैं कह सकता हूं इसके बाद ए का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तगड़ा होगा बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज आपका रेट ऑफ रिएक्शन का सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आशा आप इससे सीख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टेबिलिटी निकालते हैं। अब यहां आइए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले कार्बोकेटायन बनाते हैं, यहां आएगा प्लस तो 1 डिग्री, यहां आएगा तो 1 डिग्री बेंजाइल, 1 डिग्री बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पे प्लस लाएंगे, प्लस यहां पे प्लस और यहां पे प्लस, ठीक है, यहां पे प्लस आ जाएगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं क्या कि है ना, ये 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन है और अलग अलग ग्रुप्स का इसमें सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे क्वेश्चंस कार्बोकेटायन के ऊपर हम लोगों ने बहुतेरे किए हैं लेक्चर नंबर 12 जीओसी में। अब यहां कैसे देखेंगे, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए ऐसे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 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 तो सब में 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वो चीज इसके बीच में डिसाइसिव नहीं होगी कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सेकेंड चीज आपको क्या देखना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से अगल बगल और सामने नेगेटिव आ जाएगा, जिससे इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी घटेगी। इसलिए मैं कह सकता हूं ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी ही बढ़ेगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन उतना तगड़ा इफेक्ट नहीं है, इससे बहुत ज्यादा चार्ज नहीं आएगा। यहां पर प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट की वजह से यहां अगल बगल और सामने नेगेटिव आएगा, जिससे इसकी पॉजिटिविटी काफी घट जाएगी, क्योंकि प्लस एम एक बहुत ही पोटेंट इफेक्ट है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। यहां फ्लोरीन के साथ इंडक्टिव है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगा, जिससे इसकी पॉजिटिव चार्ज में हल्की सी क्या हो जाएगी ना, बढ़ोतरी हो जाएगी। और हल्का सा इंडक्टिव इफेक्ट, उतना मजबूत इफेक्ट नहीं, इसलिए हल्का ही बढ़ेगा, इसलिए स्टेबिलिटी हल्की सी घटेगी। NO2 में आप जानते हैं कि माइनस एम इफेक्ट होता है, ठीक है, ये इधर आएगा और ये ऐसे टूटेगा, तो यहां पे प्लस अगल बगल और सामने जो है प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस आ जाने से इसके पॉजिटिव के बगल में अगर पॉजिटिव रख जाए तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी स्टेबिलिटी जो है माइनस एम की वजह से काफी घट जाएगी। तो मैं देख सकता हूं, और यहां पे स्टेबिलिटी जस की तस से इसकी स्टेबिलिटी पे ना घटोतरी हुई है ना बढ़ोतरी हुई है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको A कहता हूं, इसको B कहता हूं, इसको C, इसको D और इसको E कहता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि सबसे स्टेबल जो है यहां पे C है। C के बाद जो है, C के बाद स्टेबिलिटी मुझे लगता है कि B की ज्यादा होगी, B के बाद है ना अब A, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं आई, जबकि इनकी स्टेबिलिटी घट गई है,
तो इसके बाद ए हो जाएगा, ए के बाद ये कम घटी है ज्यादा घटी है, तो जिसकी स्टेबिलिटी कम घटी है वो रिलेटिवली जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा घटी है उससे हल्का सा स्टेबल होगा, तो यहां पे आपका डी हो जाएगा और लास्टली यहां पर आपका ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का सीक्वेंस आ गया। तो अब तक हम लोगों ने, है ना, हाउ टू अरेंज अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये देख रहे थे। इस पे 3 क्वेश्चन किए हैं। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सेम 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यहां पे ये बना, यहां पे भी ये बनेगा। सेम कार्बोकेटायन से हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टेबिलिटी निकालते हैं बिफोर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। अब सभी 2 डिग्री है, लेकिन यहां पे क्या है आप देख सकते हैं, फ्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट से पॉजिटिविटी बढ़ेगी, OH के इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ी बढ़ेगी और NO2 का बहुत ज्यादा। अब ये मुझे कैसे पता कि किसका ज्यादा किसका कम है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने सीक्वेंस बताया है आज GOC में, आप जाके इंडक्टिव इफेक्ट पढ़िए GOC में, वहां पे मैंने एक पूरा सीक्वेंस बताया है कि कौन कौन से ग्रुप का ज्यादा होता है किसका कम होता है। ठीक है, तो NO2 का ज्यादा होता है सबसे, तो मैं कह सकता हूं, और चार्ज जितना बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी घटेगी। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन A है, इसलिए A सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, उसके बाद जो है C है, क्योंकि चार्ज सबसे कम बढ़ा है तो सबसे कम स्टेबिलिटी घटी है उसकी। ठीक है, उसके बाद B हो जाएगा और सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन D है, इसलिए इसका रिएक्शन सबसे स्लो होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ऐसे यहां आ जाते हैं, यहां पे क्या होगा? पहले तो 1 और 2 में 2 डिग्री बनाइए। ठीक है, तो यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, यहां पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और यहां पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यहां क्या होगा? OH इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, OH यहां आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मैंने GOC में पढ़ा है। तो दूरी अगर कम हो गई, देखिए यहां पे यहां से फर्स्ट सेकंड कार्बन था, यहां पे फर्स्ट ही कार्बन पे OH है, यहां दूरी ज्यादा कम होने से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? यहां पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड जो है ना, यहाँ पी पाई बॉन्ड हो जाएगा, मैं यहाँ पे पी पाई बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी पाई बॉन्ड है। तो आप जानते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिसिटी नहीं है, फिर पी पाई देखते हैं। पी पाई बनने से यहाँ जब बॉन्ड बनेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, सबका ऑक्टेट जो है, सभी एटम्स का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ये सबसे स्टेबल है, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो C इज द फास्टेस्ट, C is the reagent which substrate which will give fastest reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे फास्टेस्ट वो देगा। अब इन दोनों में देखिए ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि चार्ज कम बढ़ा है। चार्ज किसी भी चीज पे जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना वो अनस्टेबल होता है, इस पे ज्यादा चार्ज है, ये कम स्टेबल है, तो ये स्टेबल ज्यादा कार्बोकेटायन है, इसलिए A पहले आ जाएगा और फिर जो है इसके बाद B आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे है, पूछा गया है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर अरेंज करिए। फिर से कार्बोकेटायन बनाइए, माना कि H नाम का इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया है, ये कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पे ये बनेगा और यहां पे ये बनेगा। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी निकालनी है, तो आप देख सकते हैं यहां पे मल्टीप्लिसिटी का चक्कर है, 1 क्लोरीन है कम बढ़ेगा, 2 क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज यहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और 3 क्लोरीन जब खींचेंगे तो चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे स्टेबल जो है, हालांकि सब अनस्टेबल हो रहेगी, सब में चार्ज बढ़ रहा है तो सबकी स्टेबिलिटी जो है वो घटी रही होगी, है ना। तो हालांकि सबकी स्टेबिलिटी घट रही है पर सबसे कम इसकी घटी है, इसलिए रिलेटिवली बी और सी के रेस्पेक्ट में ए ज्यादा स्टेबल है। तो ए का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, फिर इसके बाद बी आएगा और फिर इसके बाद जो है ना वो सी आएगा। ठीक है, सी आएगा और ये आपका फाइनल सीक्वेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स ए का रेट सबसे ज्यादा है, फिर बी, फिर सी हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने, है ना, बेसिकली जानने की कोशिश की
कि एल्कीन्स जो है उनका प्रिपरेशन कैसे होता है ये बताया मैंने। ये बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स क्यों देते हैं, और ये भी बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे देते हैं। एक केस बताया जिसमें जब रिएजेंट आपका पोलर हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा, और नॉन पोलर है तो कैसा होगा। तो आज ये 3 चीजें हमारे इस लेक्चर का है ना मेन मोटिव था, मकसद था, वो पूरा होता है। अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में जब हम मिलेंगे तो हम एल्कीन्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज मैं बता दूं, अगला लेक्चर पढ़ने से पहले हमेशा इस चीज को इंश्योर कर लीजिए कि आज मैंने जो 2 मैकेनिज्म आपको बताए हैं, केस फर्स्ट जहां पे मैंने HBr जोड़ना सिखाया था, और दूसरा केस जहां मैंने ब्रोमीन Br2 ऐड करना सिखाया था, दोनों मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।